हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एग्जाम टॉनिक, जिसमें हम साइंस की जल्दी जल्दी से वन लाइनर और कुछ फैक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं विभिन्न यंत्र और उपकरण के नाम, उनके आविष्कारकर्ता और क्या है उपकरण। उपकरण बैरोमीटर किसने बनाया है? तो ई टोरसेली ने बनाया है। बैरोमीटर किसने बनाया है? ई टोरसेली ने बनाया है। बाइसिकल के मैकमिलन ने बनाया है। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया है। कॉस्कोग्राफ ये जेसी बोस द्वारा बनाया गया है। कताई मशीन ये सैमुअल कॉफ्टन द्वारा बनाया गया है। घड़ी पेंडुलम वाली जो घड़ी है वो बनाई है क्रिश्चियन ह्यूगेस ने। डीजल का इंजन रुडोल्फ डीजल ने बनाया है। रुडोल्फ डीजल ने बनाया है डीजल इंजन। डायनेमो माइकल फेराडे द्वारा बनाया गया है। फाउंटेन पेन किसके द्वारा बनाया गया है? तो लेविश वाटरमैन के द्वारा बनाया गया है। गैल्वेनोमीटर तो एंड्रे मैरी एम्पियर द्वारा बनाया गया है। गैल्वेनोमीटर। ग्लाइडर बनाया गया है चार्ल्स जॉर्ज केले द्वारा। ग्लाइडर किसने बनाया है? जॉर्ज केले ने बनाया है। ग्रामोफोन किसने बनाया है? थॉमस एल्वा एडिशन द्वारा बनाया गया है। लाउड स्पीकर होरेस शॉर्ट द्वारा बनाया गया है। होरेस शॉर्ट द्वारा बनाया गया है लाउड स्पीकर। नायलॉन डॉक्टर वालेश कोरायट्स ने बनाया है। नायलॉन किसने बनाया है? वालेश कोरायट्स द्वारा बनाया गया है। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट द्वारा बनाया गया है। सेफ्टी पिन किसने बनाया है? तो वॉल्टर हंट द्वारा बनाया गया है। स्टील हेनरी ने बनाया है। स्टीम इंजन किसने बनाया है? जेम्स वॉट ने बनाया है। सेफ्टी मैच किसने बनाया है? तो सेफ्टी मैच बनाया है जॉन वॉकर ने। सेफ्टी लैंप किसने बनाया है? तो हार्प डेवी द्वारा बनाया गया है सेफ्टी लैंप। रेफ्रिजरेटर हैरिसन और टिग्निक ने बनाया है। टिग्निक ने क्या बनाया है? हैरिसन और टिग्निक बनाया है रेफ्रिजरेटर। रबर फॉर्म बनाई है डनलप रबर कंपनी द्वारा। डनलप रबर कंपनी द्वारा बनाई गई है रबर फॉर्म। रिवॉल्वर सैमुअल कोड ने बनाई है। लेजर थियोडर मैमन ने बनाया है। लिफ्ट जो कि यांत्रिक वाली है उसको बनाया है एलिसा ओटिस द्वारा। थॉमस फ्लास्क बनाया है डेवार ने। सौरमंडल को बताया था कोपरनिकस द्वारा। सीमेंट जो पोर्टलैंड की है उसको बनाया है जोसेफ आर्गडीन द्वारा। सिनेमा इसको बनाया है लाउस निकोलस और लाउस लिमियारी द्वारा। टैंक किसने बनाया है? तो सर अर्नेस्ट सिम्पटन द्वारा बनाए गए हैं। टैंक सर अर्नेस्ट सिम्पटन द्वारा बनाया गया है। टेलीफोन किसने बनाया है? तो ग्राहम बेल द्वारा बनाया गया है। टेलीविज़न जे.एल. वेयर द्वारा बनाया गया है। और टाइपराइटर बनाया है पेले ग्रीन टेली ने। टाइपराइटर किसने बनाया है? पेले ग्रीन टेली ने। हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे और अब थोड़ी सी ट्रिक के साथ करेंगे। देखिए बैरोमीटर किसने बनाया है? तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? जैसे कि जब भूकंप वगैरह आता है, वायु दाब मापा जाता है ना, तो उसमें एक हम क्या डाल देंगे? डोरी डाल देंगे। तो किसने बनाया है? टोरिसेली ने बनाया है। अब आती है बाइसिकल। हमारे जब फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे मुझे दे दो मुझे दे दो। अपन बाइसिकल से कहाँ जाते हैं? अपने फ्रेंड से मिलने। तो बाइसिकल का बनाया है मैकमिलन ने, अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे। चार्ल्स बेबेज तो अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। जब से लैपटॉप मोबाइल वगैरह आए हैं तो कंप्यूटर कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदता। अब तो उनको झोले में रख के या फिर टोकरी में रख के भी जाना पड़ेगा ना बेचने, तब भी लोग नहीं खरीदेंगे। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया है? कंप्यूटर बनाया है। कैस्कोग्राफ किसने बनाया है? तो कैस्कोग्राफ से जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि को ज्ञात किया जाता है और इसको बनाया है बोस द्वारा। कताई मशीन किसने बनाया है? तो सैमुअल कैम्पटन ने बनाया है। देखिए कॉटन याद कर सकते हैं कैम्पटन से, और कताई मशीन से क्या होती है? हम कॉटन से धागा या फिर सिलाई वगैरह करते हैं। तो कताई मशीन किसने बनाई है? सैमुअल कॉप्टन ने बनाई है। घड़ी पेंडुलम किसने बनाया है? तो क्रिश्चियन ह्यूगेस ने बनाया है। देखिए ज़्यादातर जो पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? उनमें से जब 12 बज जाते हैं कैसी घंटी आवाज़ आती है ना, टन की आवाज़ आती है ना पेंडुलम में, तो वो ज़्यादातर क्रिश्चियन के जो चर्च होते हैं वहाँ से आती हैं। तो क्रिश्चियन और ह्यूगेस जो घड़ी के पेंडुलम होता है उसमें थोड़ा सा घर्षण हो जाता है जब ज़्यादा, तो अपन उसमें क्या डालते हैं? ग्रीस वगैरह डालते हैं ना, तो ह्यूगेस।
डीजल इंजन याद हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल ने बनाया है। डायनेमो माइकल फेराडे ने बनाया है। फाउंटेन पेन को बनाया है वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन में क्या होता है, वाटर जैसे एक लिक्विड भरी होती है ना, तो वाटरमैन ने बनाया है। गैल्वेनोमीटर किसने बनाया है, तो एंडी मैरी एम्पियर ने बनाया है इसको। ग्लाइडर जॉर्ज केले ने बनाया है। देखो ग्लाइडर मतलब क्या, अब बच्चों के होते हैं ना, ग्लाइडर होते हैं, और स्लाइडर भी होता है बच्चों का, है ना, जो बच्चों के उसमें स्लाइड करते हैं ना स्लाइडर पे, तो उससे याद कर लो, क्योंकि केले पे ही पैर रखते हैं तो अपन क्या हो जाए, स्लाइड हो जाते हैं। तो केले और ग्लाइडर, ग्लाइडर किसने बनाया है, जॉर्ज केले द्वारा बनाया गया है। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है, तो ग्रामोफोन का आविष्कार क्या है, थॉमस अल्वा एडिशन द्वारा। लाउड स्पीकर को होरेस शॉर्ट द्वारा बनाया गया है। लाउड स्पीकर में क्या होता है, अपन बहुत देर तक कोई भाषण नहीं दे सकते ना, तो शॉर्ट में दिया जाता है। लाउड स्पीकर से कैसे देते हैं, शॉर्ट में कोई लेक्चर दो और निकलो। नायलॉन वालेस कैरायस ने बनाया है। तो नायलॉन किसने बनाया है, वालेस कैरायस ने बनाया है नायलॉन। सेफ्टी पेन किसने बनाया है, तो वाल्टर हंट ने बनाया है। तो अब सेफ्टी पिन दिख रहा है तो वो मतलब किसी को हर्ट नहीं करेगा ना, तो हंट द्वारा बनाया गया। स्टील तो हेनरी ने बनाया है। स्टील को किसने बनाया है, हेनरी ने बनाया है। स्टीम इंजन, स्टीम इतनी तेज होती है कि लोगों की वाट लग जाती है, तो जेम्स वाट द्वारा बनाया गया है। सेफ्टी मैच किसने बनाया है, तो बारकर बारकर द्वारा बनाया गया है सेफ्टी मैच। बाकर जो मैच करा देगा सेफ्टी से, तो वो क्या बोलेंगे, वाह, या एक और कर दो, बाकर। सेफ्टी लैंप किसने बनाया है, तो लैंप होगी डिब्बी जैसी, तो इसको बनाया है हेम्फ टीवी द्वारा। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज किसके पास है, तो कैटरीना के पास है, जो कि बहुत हैंडसम सी है, तो हैरी हैंसन। और टेनिगनिक की याद कर लो, कैटरिंग। रबर फोम किसने बनाया है, तो डनलप रबर कंपनी द्वारा बनाया गया है। रिवॉल्वर कहाँ रखते हैं, तो कोट में रखी जाती है, तो रबर का आविष्कार किसने किया है, सैमुअल कोट द्वारा किया गया है। लेज़र, जब लेज़र आपने देखी होगी, अपन बच्चे जब छोटे थे जब चलाते थे, तो थायो मेमन, तो आपके फ्रेंड क्या बोलेगा, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी लेज़र चलानी है, तो लेज़र थायोडर मेमन द्वारा बनाई गई है। लिफ्ट किसने बनाई है, तो लिफ्ट ऊपर उठती है, तो इसको बनाया है एलिसा ओटिस द्वारा। थॉमस फ्लास्क किसने बनाया, जो थर्मस फ्लास्क होते हैं उसमें होते हैं डे बार। जब हम युद्ध करने जाएंगे बार में, चाहे डे में जाओ या नाइट में जाओ, हमेशा उसमें आपका सामान गर्म रहेगा। तो थर्मस फ्लास्क किसने बनाया है, तो डे बार द्वारा बनाया गया है। सौर मंडल का आविष्कार किसने किया है, तो कॉपरनिकस ने किया है, क्योंकि कॉपर क्या होती है, कॉपर की तरंगे भी कॉपरनिकस द्वारा बनाया गया है। सीमेंट पोर्टलैंड, ये अपन जो सीमेंट होती है अपन उसमें जो शेप दे दो वो शेप में हो जाती है, तो जोसेफ आर्गडीन द्वारा इसको बनाया गया है। सिनेमा, तो लाउस निकोलस और लाउस लुमियारी। अपन सिनेमा किसके साथ जाते हैं देखने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, और यदि टिकट नहीं लिया होगा तो क्या होंगे, वो निकाल देंगे। तो सिनेमा किसने बनाया है, लाउस निकोलस ने बनाया है और लुमियारी द्वारा बनाया गया है। टैंक किसने बनाया है, तो अर्नेस्ट शिफ्टन द्वारा बनाया गया। अपन बहुत सारा सामान शिफ्ट करने के लिए टैंकर का यूज़ करते हैं ना, तो टैंकर तो किसने बनाया है, अर्नेस्ट शिफ्टन ने द्वारा बनाया गया है। टेलीफोन ग्राहम बेल, क्योंकि फ़ोन में बजती है बेल, तो टेलीफोन किसने बनाया है, ग्राहम बेल द्वारा बनाया गया है। टेलीविज़न, तो अपन ज़्यादा बोर ना हो, बेयर्ड ना लगे, तो अपन क्या करते हैं, टेलीविज़न देख लेते हैं, तो JL वेयर्ड। टाइपराइटर किसने बनाया है, तो पेलेग्रीन टेरी द्वारा बनाया गया है। टाइपराइटर किसने बनाया है, पेलेग्रीन टेली द्वारा बनाया गया है। अब आता है ट्रांजिस्टर। इसके 3 आविष्कारक हैं, बार्डिन, विलियम और शाकले। बार्ले, विलियम और शाकले द्वारा बनाया गया है ट्रांजिस्टर, और वाटर वाटन द्वारा बनाया गया है। थर्मोमीटर बनाया है डेनियल गेवेरियल फ़ारेनहाइट द्वारा। थर्मोमीटर किसके द्वारा बनाया गया है, थर्मामीटर से बनाया है डेनियल गेवियर फ़ारेनहाइट द्वारा बनाया गया है। वॉशिंग मशीन, इसको बनाया है हार्ले मशीन कंपनी द्वारा। हार्ले, अब वॉशिंग मशीन नहीं होती तो लोगों का हाल कौन सुनता, कोई नहीं सुनता ना, कितने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, तो हार्ले मशीन कंपनी द्वारा बनाई गई है वॉशिंग मशीन। पनडुब्बी, पनडुब्बी का शेप कैसा होता है, जैसे लेडीज़ के जो नाखून होते हैं ना, वैसे नील जैसे होते हैं, तो ब्रुशनेल पनडुब्बी किसने बनाई है, डेविड ब्रुशनेल द्वारा बनाई गई है। विद्युत पंखा कैसा है, तो व्हीलर
उसमें व्हील लगा होता है, तभी तो व्हील जैसा गोल 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 घूमता है। तो विद्युत पंखा किसने बनाया है? व्हीलर द्वारा बनाया गया है। मशीन गन सर जॉन्स पाकर द्वारा बनाया गया है। मशीन गन अपन पाकर क्या करेंगे? सब पर चला देंगे, डुक 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 डुक। तो मशीन गन के द्वारा बनाई गई है? सर जेम्स पाकर के द्वारा बनाई गई है। माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन द्वारा बनाई गई है। इसने बनाई है? जेड जॉनसन द्वारा बनाई गई है माइक्रोस्कोप। मोटरसाइकिल किसने बनाई है? तो जी डैमलर द्वारा बनाई गई है। जी डैमलर द्वारा बनाई गई है मोटरसाइकिल। माइक्रोफोन किसने बनाया है? तो ग्राहम बेल ने बनाया है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और प्रेशर कुकर बनाया था डेनिश पेकिंग ने। प्रेशर कुकर में सारा खाना बिल्कुल एकदम पक जाता है और चावल कैसे हो जाते हैं? पैक हो जाते हैं। तो पैकिंग द्वारा बनाया गया है प्रेशर कुकर। पेनिसिलिन बनाई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। माइक्रोफोन, फोन में क्या बचती है? बेल, तो ग्राहम बेल द्वारा बनाया गया है। बात है मोटरसाइकिल, तो डैमलर, बिल्कुल एक गैमलर जैसे फीलिंग आती है ना मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो गैमलर डैमलर। माइक्रोस्कोप, स्कोप में क्या थे? माइक्रोस्कोप क्या थे? वो छोटे छोटे से जीन्स देख सकते हैं अपन, है ना। तो जॉनसन द्वारा इसको बनाया गया है। मशीन गन किसने बनाई है? तो सर जॉन पार्कर द्वारा बनाई गई है। अब आते हैं प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह विषैली गैस फॉक्साजीन में बदल जाएगी। यदि हम क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? फॉक्साजीन बन जाएगी। मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षार, मिट्टी यदि क्षारीय हो गई है तो वो उसको अच्छा करना है तो क्या मिला देंगे हम? उसमें मिला देंगे जिप्सम। पानी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। यदि हमें पानी की स्थायी कठोरता दूर करनी है तो हमें इसमें क्या मिलाना पड़ेगा? पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं। पोटेशियम का प्रयोग कीटाणुनाशक के लिए भी इसमें किया जाता है, लेकिन हम इसकी स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी हम इसमें पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। जो पिक्रिक एसिड होता है वो कैसे होता है? अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और यह एक कार्बनिक यौगिक है पिक्रिक एसिड। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसे वसा की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। अब क्रीम क्या होती है? क्रीम को दूध से बनाते हैं अपन। यदि हम दूध में वसा की मात्रा को ज़्यादा कर दें और पानी कम कर दें तो क्या बन जाएगी? क्रीम बन जाएगी। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है और इसकी खोज पीस्टल द्वारा की गई थी। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होगा? यदि हमने ये कमरे में छोड़ दी तो जितने भी लोग हैं भले वो रो रहे होंगे, दुख होगा, गम होगा, कितनी भी बड़ी उनको टेंशन होगी, लेकिन हाँ यदि हमने नाइट्रस ऑक्साइड उस कमरे में छोड़ दी है तो सारे लोग हंसने लगेंगे। तो इसकी खोज क्या होगी? मतलब पीस आ जाएगी। आपको हंसने से क्या होता है? खुश रहने से क्या होता है? आपकी जिंदगी में पीस आ जाती है ना, शांति हो जाती है। तो पीस्टल द्वारा इसकी खोज की गई है नाइट्रस ऑक्साइड की। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस क्या करती है? फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस मिलाया जाता है। जो अपनी मैच बॉक्स की तीलियां होती हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलाई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यदि बर्तनों में हमें किसी कलाई करनी है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए हमें उसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। यदि हमें कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? एथिल एसीटेट करेंगे। कोई भी जब हम परफ्यूम की स्मेल करते हैं ना उसको, तो क्या होता है? हम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो एसीटेट, एथिल एसीटेट। सिरके के एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड हमें बर्तनों में कलई करने के लिए कर रहे थे हम प्रयोग। और यदि हम शरीर में यदि कोई चोट लग जाती है आपकी बॉडी में तो हम क्या करेंगे? फिक्र नहीं करेंगे और क्या करेंगे? फेरिक क्लोराइड लगा देंगे और वो रक्त रुक जाएगा। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन ज़्यादा पाया जाता है। दूध पायस क्लोराइड
तंत्र होता है, पायस क्लोराइड तंत्र होता है, या फिर बोल सकते हैं कि दूध होता है वो इमल्शन होता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि हम दूध से क्रीम अलग कर देते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जैसे ही ऑक्सीजन से संपर्क में आता है और उससे रिएक्ट करके आग लग जाती है। तो सोडियम को हम किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सफेद स्वर्ण प्लेटिनियम को कहा जाता है। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, अर्थात सोना पारे में डूब जाएगा। अब आते हैं विविध तथ्य। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्बा गांव में 1963 ईस्वी में की गई थी। परखनली शिशु के मामले में निषेचन जो परखनली के अंदर होता है, इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। तो निषेचन कहाँ पे होता है, तो परखनली में होता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने भारत का प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। तो ये किसने दिया था जन्म, ये दिया था लेस्ली ब्राउन ने। प्रथम परखनली शिशु को 1978 में ब्रिटेन में लुइस ब्राउन को जन्म दिया था। भारत में जन्म लेने वाली प्रथम परखनली शिशु विवादित थी। शिशु विवादित है क्योंकि कुछ दुर्गा मानते हैं और कुछ लोग अलग ही बताते हैं, तो इसलिए इनका विवादित है। 1953 ईस्वी में प्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में किया गया था। मौसम संबंधी परिवर्तनों की जानकारी का पता लगाने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे का प्रयोग किया जाता है। यदि हमें मौसम संबंधी परिवर्तन का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, हीलियम गैस से भरे हुए गुब्बारों का प्रयोग करेंगे। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। मुंबई में क्या किया गया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में इसकी स्थापना की गई। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया। फैक्स, इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है। फॉर अवे जेरोक्स होता है फैक्स का, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजी जा सकती है। तो फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर अवे जेरोक्स। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजी जाती है। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार थी। रेवा क्या थी, प्रथम बैटरी से चलने वाली कार थी रेवा। सार्स, रहस्यमय निमोनिया के रूप से चर्चित घातक बीमारी सांस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामैक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया जाता है। पैरामैक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। सार्स किससे संबंधित है, कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। यह निमोनिया के रूप में चर्चित है और यह एक घातक बीमारी है जो कि सांस से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और ये विषाणु के कारण होती है। विषाणु को पैरामैक्सो वायरस के रूप से जाना जाता है। इकोमार्क उन भारतीय खाद्यों को दिया जाता है जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। इकोमार्क किनको दिया जाता है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। भारत या सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है। भारत की जो सरकार होती है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, वो इकोमार्क को प्रदान करती है। अब आते हैं वैज्ञानिक उपकरण। एयरोमीटर, यह उपकरण एक प्रकार का वायु और गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। एयरोमीटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एयर से संबंधित है और यह वायु में जो गैस का भार होता है और घनत्व होता है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है एयरोमीटर का प्रयोग। अब आता है अल्टीमीटर। इसका प्रयोग उड़ते हुए विमान को ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर मतलब अंटियां जब एरोप्लेन वगैरह में जाएंगी इतनी ऊंचाई से, तो क्या होंगे, नीचे देखती है ना कि हम हाथ हिला रहे हैं, आप नीचे से देखना, आप भी हाई फाई करना नीचे से। तो अल्टीमीटर, इसका प्रयोग क्या करते हैं, उड़ते हुए विमानों को की जो ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है अमीटर। इसका प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, अमीटर का प्रयोग।
ऑडियोमीटर, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को मापने का कार्य करता है। ऑडियोमीटर मतलब ऑडियो से संबंधित है और ये उपकरण की ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। अब आता है बैरोमीटर, यह वायुमंडल के जो दाब होते हैं उसको परिवर्तन को ज्ञात करता है बैरोमीटर। इसमें पारा होता है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। यदि एकदम से ये नीचे चला गया मतलब वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो गया है तो अब क्या आएगा, तूफान आएगा। और यदि पूरा ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब होता है कि मौसम साफ होने वाला है। बैरोमीटर का उपकरण वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ मतलब ये वायुमंडल के जो दाब हो रहे हैं उनमें परिवर्तन को मापने के लिए उधर दर्शाता है, ग्राफ बनाता है। बाइनोकुलर, यह उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने का कार्य करता है। बाइनोकुलर क्या है, तो बाई नहीं, दाई नहीं, बाएं दाएं की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने का कार्य करता है क्या, बाइनोकुलर। कैलिपर्स, इसका प्रयोग बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स का उपयोग, इससे वस्तुओं की मोटाई भी ज्ञात की जाती है और गहराई भी ज्ञात कर सकते हैं। कार्डियोग्राफ, इसका प्रयोग हृदय गति की जांच करने के लिए किया जाता है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। सिनेमैटोग्राफ, इन उपकरण को छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के रूप में किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सिनेमैटोग्राफ कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी सी फिल्में बना ली, फिर उसको पर्दे पर लगातार एक के बाद एक अरेंज कर लेते हैं, फिर उसको दर्शाया जाता है प्रोजेक्शन के द्वारा। अब आता है कंप्यूटर, यह एक प्रकार का गणितीय यांत्रिक अवस्था होती है जिसका प्रयोग गणितीय समस्याओं और गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर कहलाता है। डिक्टाफोन, इसका प्रयोग अपनी बात तथा आदेश दोनों दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और यह प्रायः अफसरों मतलब जो ऑफिस होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो डिक्टाफोन क्या होता है, हम जैसे कि एक बात मैंने आपसे बोली या फिर आदेश दिया आपके लिए और दूसरे को सुनाने के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या होता है, डिक्टाफोन। मतलब डिक्टो वैसे ही हो जाता है ना। डिक्टोफोन को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड कर ली गई बात को डिक्टाफोन कहा जाता है। अब आते हैं नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नमन मापी का। फेदोमीटर, यह यंत्र समुद्र की जो गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, यह यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को एक दिशा और उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक विद्युत परिपथ है, उसमें विद्युत धारा जा रही है तो अब उसकी दिशा कहाँ पर होगी और उसकी मात्रा क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गाइगर मूल काउंटर, यह उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो उसकी तीव्रता कितनी है, उसका विकिरण कितना हो रहा है, इसका मापन कैसे किया जाता है, गाइगर मूल काउंटर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, यह उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोमीटर मतलब आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है द्रवों का, उसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोफोन क्या होता है, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि को आप या फिर मैं ज्ञात नहीं कर सकते तो उसकी जो तरंगें होती हैं उनकी गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, इसकी सहायता से वायुमंडल में जो अपेक्षित आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और जो हाइड्रोमीटर होता है इससे अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात की जाती है। अब आता है माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से मिलीमीटर में हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। माइक्रोफोन मतलब माइक्रो मीटर जो होता है, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के हजारे भाग को ज्ञात किया जाता है। अब आता है माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को अवधित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कोई छोटी सी वस्तु रख दी जाती है जिसको हम नॉर्मल नहीं देख पा रहे हैं, कण नहीं देख पाते हैं, एंजाइम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये जितनी वगैरह हैं तो अपन माइक्रोस्कोप में रखो और उनकी बड़ी छवि को अपन को दिखा देता है।
अब आता है पाइरोमीटर। यह दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब सूर्य का ताप ज्ञात करना है तो हम वहाँ सूर्य पे थोड़ी ना जाएंगे उसका ताप ज्ञात करने के लिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पाइरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ को उसका ताप बता देंगे, देखो इसका ताप इतना है। रडार क्या होता है? यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रडार का। अब आता है रेन गेज। यह वर्षा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों की पोयम होती है रेन रेन गो अवे, तो रेन गेज से क्या मापते हैं? अपन वर्षा को मापन किया जाता है। अब आते हैं सिस्मोग्राफ। यह भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब आता है सेफ्टी लैंप। यह प्रकाश के लिए खानों में प्रयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। सेफ्टी लैंप मतलब सेफ्टी देगा, और लैंप के जैसा मतलब प्रकाश के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से जो खान होती हैं उनमें विस्फोट को बचाया जा सकता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण होता है जो कि कार, ट्रक और वाहनों में लगा होता है। स्पीड को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है टेली प्रिंटर। यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण होता है जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप हो जाते हैं। टेली प्रिंटर मतलब टेली है और प्रिंट भी कर रहा है, तो टेली प्रिंटर मतलब समाचारों को प्राप्त करने वाला उपकरण है और स्वतः ही यह समाचार को टाइप कर देता है। अब आता है टेलीस्कोप। यह उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं टेलीस्कोप से। थर्मोस्टेट। इस प्रकार से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, मतलब थर्मोस्टेट मतलब उसको थर्मोस्टेट कर दिया है, तो थर्मोस्टेट का प्रयोग हो गया। वस्तुओं का निश्चित ताप बनाए रखने का बिंदु होता है। हम इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। देखिए एयरोमीटर क्या होता है? वायुमंडल में हवा और गैस का घनत्व और भार नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है? इसका प्रयोग उड़ते हुए वाहनों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अमीटर जो विद्युत धारा होती है उसको माप करने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता को ज्ञात करता है। ऑडियोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडल के जो दाब होता है उसको ज्ञात करता है बैरोमीटर, और उसके परिवर्तन को दर्शाता है तो बैरोग्राफ में दर्शाता है। बाइनोकुलर मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर्स यह किसी भी बेलनाकार के अंदर और बाहर के व्यास को ज्ञात करने के लिए, उसकी मोटाई ज्ञात करने के लिए, उसकी गहराई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ क्या होता है? जो अपने कार्डियो मतलब अपने हृदय होता है उसकी गति की जांच करता है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। सिनेमाटोग्राफ क्या होता है? छोटी छोटी सी फिल्म का बड़े पर्दे पर लगातार क्रम को स्थापित करना और इस गति से करना कि समझ में नहीं आता कि छोटे छोटे हैं, वो सिनेमाटोग्राफ होता है। कंप्यूटर क्या होता है? यह एक गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है जिसको गणित की समस्याओं को उनका गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन क्या होता है? मतलब डिक्टो वैसे ही रिकॉर्ड कर लेगा, तो आपकी बोली हुई बात को रिकॉर्ड करके दूसरे व्यक्ति को सुनाना क्या होता है? डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नमन मापी। नमन कोण को ज्ञात करने के लिए नमन मापी का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर जो समुद्र होता है उसकी गहराई को ज्ञात करने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर अब किसी यंत्र है, विद्युत यंत्र है, उसमें धारा जा रही है तो किस दिशा में जाएगी, कितनी मात्रा में जाएगी, तो इसका प्रयोग करते हैं हम गैल्वेनोमीटर से। गाइगर मूल काउंटर, इससे जो विकिरण होते हैं मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी विकिरण की गणना करने के लिए हम गाइगर मूल काउंटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता की गणना करने के लिए हाइड्रोफोन। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में जितनी भी आर्द्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है माइक्रोमीटर। इसमें जो मिलीमीटर के हजारे भाग को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आता है माइक्रोस्कोप। छोटी छोटी सी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, आंखों से जो हम नहीं देख सकते उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब आता है पाइरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं का तापमान ज्ञात करने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। रडार यह अंतरिक्ष में जाने वाले और आने वाले जितने भी यान होते हैं उनकी स्थिति का ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रडार का प्रयोग करते हैं। रेन गेज वर्षा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने के लिए। सेफ्टी लैंप
खानों के अंदर इसका प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है और उसमें विस्फोट ना हो इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर जो वाहन होते हैं उसकी गति को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर का करते हैं। टेलीप्रिंटर क्या होता है, समाचार को ये टाइप कर देता है तो इसको टेलीप्रिंटर कहा जाता है। अब आदमी है टेलीस्कोप, ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है, किसी भी तापमान को एक स्थिर कर देता है ना, तो उसको क्या करते हैं, थर्मोस्टेट कहा जाता है। अब आता है क्या, इससे हमारे सारे उपकरण और उनके उपयोग होते हैं कंप्लीट। अब हमारा आता है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तो न्यूटन जी ने 3 लॉ दिए थे जिनको क्या कहा जाता है, गति के नियम कहा जाता है, जो कि गति से संबंधित है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गति के नियम कहा जाता है। अब आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि कोई वस्तु एक समान गति से सीधी चाल में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम में या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखो पहला नियम सिंपल सा है, जैसे आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो, सुबह के 9 बज गए, 10 बज गए, आप बिल्कुल भी नहीं उठ रहे। कब तक नहीं उठोगे, जब तक आपके मम्मी ना आ जाए, मम्मी की 2-3 गालियां ना पड़ जाएं या पापा की गालियां ना पड़ जाएं। जब तक वो नहीं आएंगे, मतलब बाहरी बल आपको जब तक नहीं बोलेगा उठने के लिए, जब तक आप बिस्तर से उठोगे क्या, नहीं उठोगे। तो ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। जैसे कि आप लाउड स्पीकर चला रहे हैं, घर में गाने सुन रहे हैं, बहुत तेजी से गाने चल रहे हैं, कोई नहीं सुना रहा, चलते जा रहे हैं, वो कब तक नहीं रुकेंगे, जब तक कि मम्मी के 2-3 बेलन ना पड़ जाएं या पापा की चप्पलें ना पड़ जाएं। तो ये क्या होता है, बाहरी लॉ होता है। जब तक कि कोई, इसी प्रकार प्रकृति में हर वस्तु, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक कि कोई उसको वहां से हटा ना दे, मतलब बाहरी बल लगाकर उसको शिफ्ट ना कर दे। यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल करके उससे रोका ना जाए। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, जो कि किस पर काम करता है, मम्मी के बेलन पर। या फिर बोला जाए तो यदि किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करना है तो वो अपने आप तो चेंज नहीं होगी, उसमें कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा। तो इस बाहरी बल को क्या कहा जाता है, प्रथम नियम कहा जाता है। और यह नियम को किस नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। क्योंकि देखो आप इससे याद कर लो, सुबह तक हम कब तक बिस्तर से नहीं उठते, जब तक हमें मम्मी की गालियां ना पड़ जाएं। तो गैलीलियो प्रथम नियम, क्योंकि हम स्थिर अवस्था में है तो हम स्थिर अवस्था में ही रहेंगे, तब तक गतिमान अवस्था में नहीं आएंगे जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर हमें गति ना दे दी जाए। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसको बाहरी बल देकर स्थिर अवस्था में नहीं लाया जाता। तो ये क्या होता है, प्रथम नियम होता है न्यूटन का। अब आता है बल की परिभाषा क्या होती है। वह कारक होता है जो, या चेष्टा होती है, बल एक सदिश राशि है और यह एक एसआई मात्रक क्या होता है, इसका न्यूटन होता है। अब देखो बाहर बल क्या होता है, आप बैठे हो, आपको चलने के लिए यदि आपकी एक चेष्टा हुई तो वो भी एक बल है। आपके बैठे हो, आपने पीछे से कोई आया और उसने धक्का दे दिया तो वो भी एक बाहरी बल होता है। कोई वस्तु रखी हुई है, उसको थोड़ा सा बल देकर हटा दिया जाता है तो वो भी एक बल होता है। अब उसको एक दिशा दे रहे हैं तो एक सदिश राशि है, उसमें बल दिख रहा है कि किस दिशा में लगाया जा रहा है, सदिश राशि, और उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब आते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब देखिए आप स्थिर अवस्था में हैं, एकदम से यदि कार, मोटर गाड़ी या फिर रेलगाड़ी अचानक से गति अवस्था में आ जाती है तो हमारे शरीर क्या होता है, स्थिर अवस्था, एकदम से गति अवस्था में आने के चक्कर में वो पीछे की ओर झुक जाता है। अब आती है चलती हुई मोटर गाड़ी में अचानक रुक जाने पर बैठे हुए यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, आप भी गाड़ी से मतलब कनेक्ट है ना, तो आपके साथ तो आपका शरीर भी गति अवस्था में है, गाड़ी भी गति अवस्था में है, लेकिन गति में कोई रुकावट आ जाता है। जैसे मोटर कार होती है जो, या फिर ट्रेन होती है, उसमें अचानक से ब्रेक लग जाता है। कार तो ब्रेक लगने से रुक गई, आप में तो कोई ब्रेक ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आपका सिर जाके आगे वाली सीट में खटाक से गलेगा। तो ये क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम होता है। कंबल को हाथ से पटककर डंडे से पीटने पर धूल के कण क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। ये ठंडों में कई बार मम्मी लोगों को करते हुए देखा होगा, मम्मी आपको कंबल पकड़वाती हैं और खुद डंडे मारती हैं, या फिर खुद कंबल पकड़ती हैं और आपसे बोलते हैं कि चलो बेटा डंडे मारो इसमें फटाक फटाक। तो क्या होते हैं, बहुत सारे धूल के कण यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि अपन जब डंडा मारते हैं
तो कंबल तो गतिमान अवस्था में आ गया, लेकिन उसके जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में रहते हैं और वो एकदम से गति अवस्था में आने के चक्कर में धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या थे, गति का पहला नियम था। अब आता है संवेग या मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान या वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। यह भी एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अब आता है गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा में होती है। संवेग क्या था, तो संवेग होता है किसी भी द्रव्यमान और उसमें वेग कितना है तो वो क्या होता है, संवेग होता है। अब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है और यह किसके बराबर होगा, तो ये मतलब बल के बराबर होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मतलब जितना आप उसे बल लगाओगे उतना ही उसके संवेग में परिवर्तन होगा। अब आता है न्यूटन का तीसरा नियम, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलने पर चलने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है तो क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। देखो दूसरे नियम में हम सिंपल सी बात ये होती है कि कोई भी वस्तु, जैसे आपके यहाँ पार्सल वगैरह आता है तो यदि आप पार्सल में कोई मिट्टी का बर्तन या फिर कांच की कुछ बर्तन मंगा रहे होते हो तो उसको बहुत ज़्यादा कागज के अंदर रखा जाता है ना, कागज के टुकड़े के अंदर उसको पैक किया जाता है क्योंकि उसके वेग को बढ़ा दिया जाता है। आपको इसमें बाहर से फोर्स लगेगा तो यदि हमें उसका फोर्स कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो वेग है उसको बढ़ा देंगे। तो कागज बहुत सारे लगा देंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा और उसका जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। ये क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम होता है। इसको क्या कहा जाता है, F=ma होता है। अब आता है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपको एक थप्पड़ लगाएगा आपका एक फ्रेंड तो आप क्या करोगे, देखते रहोगे, आप भी उसको एक पटाख से एक थप्पड़ लगाओगे। तो ये क्या होता है, गति का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत उतनी ही बराबर प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलने पर आप जैसे बंदूक आगे की ओर जाती है उसके पीछे भी उतना ही धक्का लगता है और चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनार आने पर नाव को पीछे की ओर ढकेल जाता है। जैसे जब नाव से हम तट पर नीचे उतर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम नाव को थोड़ा सा नीचे प्रेस करते हैं तो वो हमें थोड़ी नाव ऊपर के ऊपर प्रेस करके तट पर उतार देती है। रॉकेट को उड़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब रॉकेट को ऊपर उड़ाना पड़ता है तो उसमें बहुत सारे जो प्रोपेलेंट्स वगैरह होते हैं वो एकदम से गति के साथ ईंधन को नीचे निकालता है जो कि उस पर बल लगाता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी भी उसके अपोजिट उसमें बल लगाती है और रॉकेट को ऊपर भेजा देती है। अब आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद में संवेग बराबर होता है। अब कोई कण है या समूह है, उसके निकाय पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो उस निकाय का जो कुल संवेग नियत होता है वो नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग हमेशा बराबर रहता है। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी केंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र पर लगता है। जैसे कोई एक वस्तु है वो मतलब एक गोले के चारों तरफ गोल 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 घूम रही है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो कि केंद्र की तरफ लगता है। तो उस बल को क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब आता है अपकेंद्रीय बल। अजड़त्वीय फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, उसमें न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना की जाती है जिसे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल क्षेम बल या फिर जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसे ही जड़त्वीय बल या क्षेम बल है। अब देखिए जो अपकेंद्रीय बल होता है, जैसे कोई एक वस्तु है वो सर्कल में वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसके केंद्र की ओर जो लगने वाला बल है तो वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। लेकिन वो बल इतना प्रबल नहीं हो पाता कि वो एकदम से वो केंद्र में चला जाए,
इतनी तेज तो नहीं लग रहा है। अब उसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि बल तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो केंद्र की साइड वस्तु क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उस पर एक आभासी बल अपोजिट साइड पे भी काम कर रहा है, जो कि उसको बाहर की ओर ढकेल रहा है। तो वो क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, जो कि बाहर की ओर ढकेलता है। ये दिखाई नहीं देता, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। और ये क्या होता है? बिल्कुल एक दुर्बल बल होता है और क्षेम बल कहा जाता है, जड़त्वीय बल भी इसको कहा जाता है। अब आता है बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स। बल एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब एक केंद्र है, उसके चारों तरफ यदि कोई वस्तु या फिर उसके आजू बाजू परितः घूम रही है, अक्ष के आजू बाजू कोई वस्तु घूम रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण का सिंपल सा एग्जाम्पल है अपने दरवाजे। दरवाजे में क्या बोलते हैं उसको? कब्जा, है ना, शायद कब्जा बोलते हैं, वो लगे होते हैं। तो उसके आजू बाजू अपना गेट है वो घूमता रहता है, खुल जाता है, लग जाता है। यदि हम उसके पास, अक्ष के पास से उस पर बल लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ती है। बल आघूर्ण, इसको टाउ से डिनोट किया जाता है शायद। अब आते हैं उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या एक टेढ़ी छड़ी होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर और स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, इसको उत्तोलक कहा जाता है। तो उत्तोलक क्या होते हैं? सीधी हो सकती है, टेढ़ी छड़ हो सकती है, एक निश्चित केंद्र की, ये अक्ष के चारों तरफ घूमती है स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तोलक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें 3 बिंदु होते हैं। एक होता है आलंब, एक होता है आयस और एक होता है भार। मतलब उत्तोलक में अपन बहुत सी चीज़ों को इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे चमटा, जैसे रोटी बनाई जाती है, कैंची, प्लास, नल, इसका प्रयोग भी हम मतलब इसमें एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं कि ये उत्तोलक क्या होते हैं। इसमें एक केंद्र पर लगा रहता है जिसकी तरफ वो घूमता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तीसरी श्रेणी के उत्तोलक। पहली श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? इसका उदाहरण है कैंची, प्लास, सिलाडेसी नहीं पता ये क्या होती है, कील उखाड़ने की जो मशीन होती है वो, सील्स, झूला, साइकिल का ब्रेक और हैंड पंप क्या होते हैं? ये प्रथम उत्तोलक होते हैं। अब आते हैं द्वितीयक उत्तोलक। इसके उदाहरण के लिए सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिए का कूड़ा ढोने की मशीन, एक पहिए के जो कूड़ा ढोने की मशीन होती है वो, ये क्या होते हैं? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। अब आती है तीसरी श्रेणी के उत्तोलक। इसमें आता है चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये क्या होते हैं? तीनों ये उत्तोलक होते हैं तीसरी श्रेणी का। गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वह वस्तु जिस स्थिति में रखी हो। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर उपरिमुख बल लगाकर उस वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है। देखिए, किसी भी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? जहां पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित होता है उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय केंद्र या गुरुत्वीय बिंदु कहा जाता है। यह गुरुत्वीय केंद्र का जो वस्तु का भार होता है गुरुत्वीय केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, मतलब वो हमेशा कहाँ पर कार्य करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। और गुरुत्वीय केंद्र वस्तु के भार के बराबर उपरिमुख बल लगाकर उस वस्तु को संतुलित रखता है, उसमें एक बल लगाता है जिससे कि वस्तु क्या होती है? संतुलित रहती है। उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। संतुलन के 3 प्रकार होते हैं, एक स्थायी, अस्थायी और एक उदासीन। स्थायी संतुलन की शर्त क्या होती है? किसी वस्तु के स्थायी के लिए 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। पहला, वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र अधिकाधिक नीचे की ओर होना चाहिए, मतलब किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होना चाहिए? जितना नीचे होगा उतना अच्छा है, जिससे कि वस्तु क्या रहेगी? हमेशा स्थिर रहेगी। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वस्तु के आधार के से गुजरनी चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय केंद्र से होकर, तो वह स्थिर रहेगी। जो इसका गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है? वो स्थिर रहेगी। जैसे कि पीसा की मीनार है, वो मतलब थोड़ी टिल्ट है, लेकिन जो उसका गुरुत्वीय केंद्र है वो थोड़ा सा नीचे आता है, जिससे कि उससे गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार तल के अंदर से गुजरती है, जिससे कि वो स्थिर रहती है और वो गिरती नहीं। अब आते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य क्या होता है? कार्य की माप
लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य क्या होती है, किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, हम जैसे कि कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर हमने बल लगाया x और वो वस्तु कुछ विस्थापित हो गई, कुछ दिशा में विस्थापित हो गई, तो उसको क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। यदि वो वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हमने कोई कार्य नहीं किया, बल तो चला गया। जैसे आप दीवार पर धक्का लगाइए या फिर बल लगाइए तो बहुत देर तक भी लगाते रहेंगे, आप पूरे पसीने से भीग जाएंगे, लेकिन वो वस्तु दीवार हिलेगी क्या या फिर विस्थापित होगी, नहीं होगी। मतलब आपने इसमें कोई कार्य नहीं किया। यदि आपने बल लगाया है तो वस्तु के में कुछ विस्थापन होना चाहिए, तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य होता है। कार्य एक अदिश राशि है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, कोई दिशा नहीं होती, इसका परिमाप भी नहीं होता, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आती है ऊर्जा। किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य तो हो गया कि हमने बल लगाया, वस्तु में विस्थापन हुआ और उन दोनों का गुणनफल क्या हो गया, कार्य हो गया। लेकिन कार्य करने में कुछ एनर्जी भी खर्च हुई ना, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, या फिर ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। एक क्वेश्चन आते हैं कि कार्य किसका मात्रक जूल होता है, किन किन राशियों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य और जो ऊर्जा होती है इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है। कार्य के द्वारा मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। मतलब किसी भी वस्तु के उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा कहती है। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते 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 आपने पेडल मारना बंद कर दिया, लेकिन आपकी गति के कारण कुछ उसमें ऊर्जा आएगी जिससे कि आपकी साइकिल है वो थोड़ी दूर तक और चलती जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। गति के कारण आती है, आप कोई पहाड़ी चढ़ रहे हैं और पीछे की ओर आप गिरने लगते हैं, तो आपकी थोड़ी बात एक दो बार गिरने के बाद आप में खुद अपने आप ही एक ऊर्जा आ जाएगी, वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा कहती है। और आप लुढ़कते 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 नीचे पहुंच जाएंगे, तो वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा कहती है। अब आती है स्थितिज ऊर्जा। अब किसी भी वस्तु की ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ये तो स्थिति ऊर्जा है। लेकिन स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण उसमें जो एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। देखो ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कार्य करने से जो ऊर्जा आती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है और इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक गतिज ऊर्जा, एक यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है गतिज ऊर्जा, और जो स्थिति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। अब ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब ये वाला रूल आपको पता है कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है श्री भगवद गीता से। जैसे भगवद गीता में कहा जाता है कि आत्मा अमर है, वह ना ही जन्म लेती है और ना ही मरती है या फिर नष्ट होती है, वह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में या फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसे ही जो ऊर्जा होती है वो भी ना ही उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ कारण भी होंगे और कुछ उपकरण भी होंगे कि किस उपकरण से किस में जाती है और क्या किसको परिवर्तित करता है। जैसे डायनामो उपकरण है ना। अब उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, डायनामो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब डायनेमो का प्रयोग किया जाता है, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ तो बांध में इसका प्रयोग किया जाता है और पानी से इसको घुमा दिया जाता है डायनेमो को। फिर ये क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा थी वो अब किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो विद्युत का उपयोग कर देगा, विद्युत ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देगा। तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब आती है मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलने पर उसमें क्या होता है, जो मोम होती है वो पिघलती है और वो एक रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या फिर उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप प्रकाश है तो अंधेरे में आप मोमबत्ती जलाएंगे तो पूरे में रोशनी फैल जाएगी, और आपको ठंड लग रही है तो आप उसमें हाथ भी सेक सकते हैं, तो क्या होगी, ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तित करती
करती है। अब आता है माइक्रोफोन। ये क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या है कि हम कुछ बोलते हैं और वो फोन में पहुंच जाती है, तो बोलने वाली क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई जो क्या है वो विद्युत ऊर्जा होती है। अब आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या ध्वनि ऊर्जा होती है, नहीं, उसमें होती है क्या विद्युत ऊर्जा, लेकिन हमें सुनाई देती है तो वो किस में परिवर्तित हो गई, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अब आती है सोलर सेल। ये क्या होते हैं, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सोलर सेल क्या करता है, सूर्य से एनर्जी लेता है, मतलब सोलर पावर को लेता है और बिजली में परिवर्तित कर देता है। हमारे घर की बल्ब, टीवी वगैरह से चालू हो जाते हैं, तो ये किस में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आती है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब आती है विद्युत मोटर। ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। मतलब आपकी लाइट इसमें लाइट से चलती है ये, और क्या होती है, आपका पानी बाहर कर देती है मोटर, विद्युत मोटर है ना, जो मोटर लगी होती है पानी की, तो क्या होती है, इसमें एक पंखा लगा होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब आता है विद्युत बल्ब। ये भी क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जबकि जो ट्यूबलाइट थी वो क्या करती है, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, क्योंकि वो खुद गर्म नहीं होते, लेकिन जो विद्युत बल्ब होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए इससे ऊष्मीय ऊर्जा ही प्राप्त होती है। विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब आती है शक्ति। हमने बल पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिए, ऊर्जा पढ़ ली और ऊष्मा पढ़ ली, और क्या है ये ऊर्जा, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है ना। अब आते हैं शक्ति। पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, किस क्षमता से कार्य कर सकता है, तो वो होती है ऊर्जा। लेकिन हम कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है शक्ति या पावर। इसको हॉर्स पावर, HP भी कहा जाता है, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। अब आते हैं दोष। देखिए शक्ति कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे दोष, और इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि आंखों के दोष है ना, किसी इंसान की नहीं, आंखों के दोष हैं। पहले दोष पढ़ेंगे, दिखाई देने की स्थिति क्या है, दिखाई ना देने की स्थिति क्या है, कारण क्या हो सकते हैं और उनका निवारण क्या है। पहला होता है दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, मतलब मायोपिया। निकट दृष्टि दोष है, मतलब अपन क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रही होंगी, है ना, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें होती हैं वो तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन हमें क्या नहीं दिखाई देता, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। और इसमें दिखाई देती है क्या, नज़दीक की वस्तुएं अच्छी से दिखाई देती हैं, लेकिन हमें क्या नहीं दिखाई देता, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है इसमें, गोलाई का बढ़ जाना, आंखों की जो गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, और जो फोकस दूरी होती है वो घट जाती है। और इसमें इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम मायोपिया में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ठीक हो जाती है। अब आती है दूरदृष्टि दोष। इसमें भी क्या होगा, हमें दिखाई क्या देगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई देंगी क्या, नहीं दिखाई देंगी। इसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होती है, जो गोलाई होती है वो आकार बढ़ जाता है, और जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है, दोनों का आकार बढ़ जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आता है जरा दृष्टि दोष। यह इसमें दोनों दिखाई नहीं देता, पास की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देंगी और दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देंगी। मतलब जरा का मतलब क्या होता है, जो एज के कारण होती है ना, वृद्धावस्था में होती हैं, तो दूर की वस्तुओं और नज़दीक की वस्तुएं दोनों दिखाई नहीं देती। समाजन क्षमता घट जाती है इसमें, और बाईफोकल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और जो बैगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उसकी आवृत्ति समान होती है, जबकि उसका तरंग दैर्घ्य और जो वेग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब वेग और तरंग दैर्घ्य है वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति होता है तो एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो क्या उसकी आवृत्ति मतलब उसकी प्रकृति चेंज होती है, नहीं होती, लेकिन जबकि उसका धैर्य और वेग मतलब जो चलने की गति होती है वो परिवर्तित हो जाती है।
अब आता है ताप बढ़ाने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घट जाता है। यदि हम किसी वस्तु का ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक घट जाएगा। सबसे कम अपवर्तनांक किसका था, लाल रंग का था। सबसे ज़्यादा किसका था, बैंगनी रंग का था। और यदि हम ताप बढ़ा देंगे तो अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि जो नीला रंग होता है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है और फैल जाता है। मतलब प्रकीर्णित मतलब स्केलेटल हो जाता है ना, प्रकीर्ण या प्रकीर्णित हो जाता है, जिससे कि वह फैल जाता है नीला रंग। पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तनांक के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, तो अपवर्तन की क्रिया होती है वहाँ पर प्रकाश की। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, इसके कारण वह दूर तक दिखाई देता है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लाल रंग का ज़्यादा होता है और वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है और जल में पड़ी हुई वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर की ओर दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण ही जो वस्तु होती है यदि पानी में डूबी होती है तो हमें थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपवर्तन के कारण जो सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। कब, सूर्य अस्त के पहले और सूर्य अस्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के प्रभाव से ही पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अब आते हैं प्रमुख कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, अम्ल का नाम और उनकी प्राप्ति स्रोत क्या क्या है। जैसे सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे में पाया जाता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड कैसा होता है, बिल्कुल खट्टा होता है, तो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दूध और दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ग्लाइकोलिक गन्ने के रस में पाया जाता है। ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है और मैलिक एसिड सेल में पाया जाता है। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे में, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध और दही में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने के रस में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। ये थे। अब आते हैं कुछ रासायनिक नाम, साधारण नाम और उनके रासायनिक सूत्र क्या क्या हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है NaOH और इसको कास्टिक सोडा इसको सामान्य नाम से पुकारा जाता है। रासायनिक नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है और सोडियम NaOH इसका रासायनिक सूत्र है। अब आता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड को, और BaOH2 से इसको रासायनिक नाम है इसका। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और KOH द्वारा इसको दर्शाया जाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है और CaOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना इसको नहीं कहते, ये कुछ और दिया गया है, और इसको NH4 और OH इसको रासायनिक सूत्र दर्शाया जाता है। NH4OH द्वारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दर्शाया जाता है। आते हैं प्रमुख खनिज अम्ल, रासायनिक नाम और उनका साधारण नाम क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसको गंधक का अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको नमक का अम्ल कहा जाता है, और नाइट्रिक एसिड इसको सोरे का अम्ल कहा जाता है। देखो गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3 के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, जो तंत्रिका सिस्टम होता है या फिर जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी इकाई को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क कहलाता है। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं।
प्रोटीन के बने होते हैं क्या, तो जो प्रोटीन होते हैं वो 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी मात्रा होती है, तो पसलियां होती हैं 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी क्या होती हैं, पसलियां होती हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ क्या होता है, तो जो विटामिन सी होता है वो भोजन को पकाते समय नष्ट हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर विटामिन खराब हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो अरू या जांग की जो फीमर हड्डी होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और सबसे छोटी कान की हड्डी होती है जिसको स्टेपीज कहा जाता है। इथेनॉल से अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि होती है, तो जब हम इथेनॉल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो कौन सी क्या खराब हो जाता है, तो यकृत खराब हो जाता है इथेनॉल के प्रयोग से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है लार में, अर्थात इसको क्या कहा जाता है, सलाइवा। सलाइवा किससे निकलता है, टंग से निकलता है, तो इसमें क्या सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन होगा। मुख से निकाली गई लाल पाचन करती है किसका, जो लार होती है वो किसका पाचन करती है, तो माड़ या स्टार्च का पाचन करती है। सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है। दो तंत्रिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स क्या कहा जाता है, दो तंत्रिकाओं के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। मनुष्य में मेरुदंडों की कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो जो मेरुदंडु होता है उससे 21 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मधुमेह के उपचार हेतु उपयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया गया था, किसने किया था, तो एफ.जी. बेटिंग ने किया था। जो इंसुलिन है उसका आविष्कार किसने किया था, एफ.जी. बेटिंग ने किया था, जो कि शुगर या मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। जीन शब्द किसने दिया था, तो जीन शब्द जोहानसन द्वारा दिया गया था। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन द्वारा दिया गया था, WL जोहानसन ने। आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा है, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो थायरॉक्सिन में पाया जाता है आयोडीन युक्त हार्मोन। मनुष्य या शरीर में हार्मोन हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कैसा होता है, घट जाता है। जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तदाब घट जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, नियंत्रण और समन्वय स्थापित करने का काम तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है और हार्मोन्स द्वारा इसका कार्य किया जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, यदि हमारे ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। जीवित शरीर में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, तो जैविक उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम्स। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट कहा जाता है ऐसे जीवों को या फिर ऐसे केमिकल्स को जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन उनकी अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है और शरीर के संतुलन एवं समय और पेशी टोन को संधारित करता है। चोट लगने पर दवा लगाना। मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है और मानव के संतुलन एवं साम्य और पेशी टोन को संधारित करता है, तो चोट लगने वाली दवा लगाना। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। अग्नाशय से स्त्रावित हार्मोन्स क्या है, तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है इंसुलिन, जिसकी खोज किसने की थी, WL बेटिंग द्वारा की गई थी। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से होने वाला रोग कौन सा है, तो यदि इंसुलिन कम स्त्रावित होगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। अग्नाशय की बे कोशिकाएं जो कि इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं तो उनको कहा जाता है बीटा सेल कहा जाता है। बीटा सेल की लेगरहेंस द्वीपिकाएं इंसुलिन का स्त्रावण करती हैं। थायरॉक्सिन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो यदि हमें थायरॉक्सिन का निर्माण करना है तो हमें आयोडीन की आवश्यकता होगी। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है तंत्रिकाएं।
किस ग्रंथि को के कम स्त्रावन से मानव के जनन तंत्र का पूर्ण विकास नहीं होता? तो जनन ग्रंथियों का यदि हम कम स्त्रावित होगा जनन ग्रंथियों से, तो जो मनुष्य का जनन तंत्र है वो पूर्णतः विकसित नहीं होगा। मानव के कपाल तंत्रिकाओं में कितने जोड़े होते हैं? तो कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या होती है 13 और 21 होती है मेरु का जो दंड होती है उसमें तंत्रिकाओं की संख्या। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेडुला ऑब्लंगेटा। नर हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर हॉर्मोन्स होता है। पादप हॉर्मोन्स की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया था? जो पादप हार्मोन होते हैं उनको बताया था चार्ल्स डार्विन जी ने। आपातकालीन हार्मोन क्या होता है? तो एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। द्वितीय नर लैंगिक लक्षण का कारण क्या है? तो द्वितीय नर लैंगिक लक्षण होते हैं एस्ट्रोजन के कारण। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो थायरॉक्सिन में पाया जाता है आयोडीन। प्राण रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है? तो प्राण रक्षक हार्मोन कहा जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को क्या कहा जाता है? प्राण रक्षक हार्मोन कहा जाता है। लंबाई बढ़ने के कारण किस ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है? लंबाई बढ़ने के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन्स निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि मनुष्य की हाइट बढ़ती है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो ऑक्सीजन का निर्माण प्रोह शीर्ष में होता है। ऑक्सीजन का निर्माण। मानव शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मानव शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव के रक्त में 95% पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। ऋतु स्त्रावन का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो ऋतु स्त्राव का नियंत्रण करता है प्रोजेस्टेरोन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक श्वास और सांस का अर्थ होता है एक अंतःश्वसन और एक श्वासन। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है? तो भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के विघटन से बनता है? तो एल्कोहल अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के विघटन से बनता है। हमारे शरीर में निष्पादन द्वारा मुक्त का निर्माण कौन करता है? तो निष्पादन के द्वारा मुक्त का निर्माण करता है वक्र या किडनी। थैंक यू सो मच गाइज। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ अपने सजेशन वाले सब्जेक्ट कमेंट बॉक्स में दीजिए जिससे कि हम आपके सजेशन से कोई सब्जेक्ट को पिक कर सकें और नेक्स्ट वीडियो उसी से बना सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।